हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है एज वेल एज इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। कौन से चैप्टर के और कौन सी क्लास है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आप जाकर सेशन को देख लीजिए। और एग्जाम पर्पस से भी एज वेल एज सीयूईटी पर्पस से भी, दोनों ही चीज़ों के लिए आपके लिए बेस्ट है वो सेशन। आज का सेशन भी इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जितने भी हमारे क्वेश्चंस चैप्टर 1 में दिए गए हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद आने वाले सेशंस में और चैप्टर्स या फिर और टॉपिक्स, चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स जो और होंगे या मुझे लगते हैं कि एक्स्ट्रा ये क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने चाहिए, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वैसे तो इन्हें हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following statements that describe the nature of Soviet economy is wrong? तो सोवियत इकोनॉमी का नेचर कैसा था, हम सभी इसको पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो जाकर आप सेशंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। यहाँ पर जो सोशलिज्म था वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी। और स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो स्टेट ओनरशिप थी या एक तरीके से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते थे। इकोनॉमिक फ्रीडम थी और इकोनॉमी का हर एक एस्पेक्ट प्लान्ड था और स्टेट के द्वारा ही कंटेन किया गया था। बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करें। चलो 5 तक काउंटिंग कर लेते हैं, आप लोग आंसर बता देना। सो 1 2 3 4 एंड 5। आइए जल्दी से देखते हैं करेक्ट आंसर। तो पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। यहाँ पे बताया गया है कि लोगों ने इकोनॉमिक फ्रीडम को एंजॉय किया। ये तो कहीं ना कहीं तक टीचर नहीं था, बट सोशलिज्म को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट आइडियोलॉजी रख रहे थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी स्टेट ओनरशिप पर ही था और इकोनॉमी में हर एक चीज़ प्लान्ड थी, ये सही है। वास्ट नेटवर्क था, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा था और हर एक चीज़ को प्लान करके रखा हुआ था, बट आगे जाके सारी चीज़ें खराब होती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। तो डिसइंटीग्रेशन जैसे ही हुआ यूएसएसआर का तो काफ़ी सारे आउटकम्स थे, उनमें से कौन सा आउटकम नहीं है ये हमको बताना है। एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। ये कह रहे हैं कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो आइडियोलॉजिकल विचारधारा को लेकर वॉर चल रहा था, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, ये खत्म हो गया। हम जानते हैं कोल्ड वॉर भी एंड हो गया था यहाँ से। ठीक, CIS का बर्थ हुआ, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहाँ पर हैं। चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही थी कि अब बाइपोलैरिटी खत्म हो चुकी है, तो क्या होगा, यूनिपोलैरिटी आएगी, यूनिपोलर वर्ल्ड होगा, या फिर और न्यू स्टेट्स बनेंगे। इस चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा था। ठीक है, और मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आ गए। अब ये बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ठीक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन होगा डी, कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस इस वजह से तो नहीं आए थे। देखो करेक्ट आंसर यही है। बाकी डिसइंटीग्रेशन के बाद आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गया था, CIS का बर्थ होता है और बैलेंस ऑफ पावर चेंज होती है इन द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, रशियन रिवॉल्यूशन। चलिए बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आंसर बताते जाइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड रशियन रिवॉल्यूशन। देखो इसके लिए एक काम करो, या तो आपको टाइम याद रहना चाहिए, टाइम पीरियड, या फिर ईयर याद होना चाहिए, या फिर आपको पूरा एक तरीके से हम ये कहें कि जो इवेंट हुए हैं हिस्ट्री में वो अगर पूरे पता है तो क्रोनोलॉजी को आप मतलब अरेंज इजीली कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देखते हैं रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है।
कब स्टार्ट होता है रशियन रिवॉल्यूशन, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो रशियन रिवॉल्यूशन हमारा कब स्टार्ट हुआ, 1917 में, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि साउथ यहाँ पे जो सोवियत इन्वेजन हो रहा है अफगानिस्तान में, तो सोवियत इन्वेजन होता है, ठीक है। कब, ये टाइम पीरियड है 1979 से 1989 के बीच में। लेकिन जर्मनी भी, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उस टाइम को भी हम 1989 देख रहे हैं। तो ये जो डेट है ये 15 फेब की है, उसको ध्यान रखना अच्छे से। फिर उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल गिराई जाती है और यहाँ से यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का। और कब गिराई जाती है, 1989 में। तो जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट वाली आइडियोलॉजी चल रही थी, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में ये सब काम होते हैं। और एट लास्ट हम देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सोवियत यूनियन का, कब, 1991 में। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, अगर ये याद है अच्छे से तो आंसर मार्क करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक, क्लियर है। देखते हैं आप करेक्ट आंसर। तो देखो करेक्ट आंसर क्या है, डी, रशियन रिवॉल्यूशन 1917, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान सेकंड नंबर पे, फिर फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, और लास्ट हमने क्या देखा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, क्लियर है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैच द फॉलोइंग है, इजी है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव, शॉक थेरेपी, रशिया, बोरिस येल्सिन एंड वार्सो, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, मिलिट्री पैक्ट, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक मॉडल एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब अगर हम मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें, जनरली अगर हम क्वेश्चन पर नहीं जाएं तो हमने क्या देखा था, ये रिफॉर्म्स लेकर आते हैं ताकि सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट ना हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें पूछा गया है हमसे। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किए, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो पहला आंसर क्या हो गया, ये हो गया। शॉक थेरेपी कैसा था, इकोनॉमिक मॉडल था जो 3 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। और एक तरीके से, जिस तरीके से शॉक दिया जाता है, कोई अगर व्यक्ति मरने वाला है उसे शॉक थेरेपी दी जाती है उसे जिंदा करने के लिए कि शायद से फिर से उड़ जाए। तो यहाँ पे क्या किया, स्टेट्स जो एक तरीके से पूरी तरीके से पीछे चले गए थे, कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, वहाँ सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छा करने के लिए शॉक थेरेपी लेकर आए थे। तो ये मॉडल था, इकोनॉमिक मॉडल था, ठीक। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। अब रशिया हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 15 रिपब्लिक्स थी, 15 रिपब्लिक्स से मिलके यूएसएसआर बना था। लेकिन सिर्फ नाम के लिए 15 रिपब्लिक्स में से एक रशिया था, बट रशिया यहाँ पर आगे चल के हर एक चीज़ को डोमिनेट करने लगता है। और डोमिनेट करने के बाद यूएसएसआर की जितनी भी ट्रीटीज़ थी वो भी अपने नाम करने लगता है, जैसे वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, ठीक। तो सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर था, ये हमारा सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, ठीक, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोरिस येल्सिन कौन थे ये, तो रशिया के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और वार्सो क्या था, तो ये मिलिट्री पैक्ट था। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आया, नाटो, ठीक है, ये यूएस की तरफ से बनाया गया। तो इसके अगेंस्ट में यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बनाया। और इन दोनों को अगर हम इंडिया से रिलेट करें तो इंडिया इन दोनों ही पैक्ट को ज्वाइन नहीं करता है, एक को भी, और ये नाम लेकर आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक, क्लियर हुआ। तो ये मिलिट्री पैक्ट था। इस तरीके से हमारे आंसर यहाँ पे क्लियर होते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हम आ गए थर्ड, ये हम आ गए फोर्थ, और ये हम आ गए 5th नंबर पर, ठीक, क्लियर है। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। बढ़े आगे, इसके आंसर भी दिए हुए हैं, जैसे इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ये गलत है, शॉक थेरेपी हमने क्या देखा, इकोनॉमिक मॉडल, उसके बाद सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर रशिया, बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और वार्सो पैक्ट मिलिट्री पैक्ट था, ठीक, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताते जाइए और फिर हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक। सो द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन डैश आइडियोलॉजी। कौन सी आइडियोलॉजी पर बेस्ड था सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम, बताओ जल्दी से। सोशलिज्म थी या कैपिटलिज्म था? सो आई होप आप सभी ने कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बता दिया होगा। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, और हमारा करेक्ट आंसर होगा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक। अब नेक्स्ट हम आते हैं, डैश वाज द मिलिट्री अलायंस
स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर। अभी हमने पढ़ा कौन सा अलायंस स्टार्ट किया था यूएसएसआर ने, वार्सो पैक्ट। ठीक, पहले हम फिल कर लेते हैं फिर देखते हैं करेक्ट आंसर। डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम। कौन सी पार्टी डोमिनेट करने लगी थी सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम को? तो कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, अब डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1995। अभी हमने पढ़ा कि रिफॉर्म्स की बात किसने कही? तो मिखेल गोर्बाचेव ने। ठीक, और लास्ट हम देख लेते हैं द फॉल ऑफ द डैश सिंबलाइज्ड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो किस चीज की फॉल हुआ था? बर्लिन वॉल का। कब? 1989 में। और यहां से क्या हो जाता है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्लिन डिवीजन हो जाता है, एक साइड वेस्ट बर्लिन, ईस्ट बर्लिन, और इसको गिरा दिया जाता है और यहाँ से यूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का। आओ देखते हैं करेक्ट आंसर। तो ये देख लो, ये है वार्सो पैक्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ने डोमिनेट किया, गोर्बाचेव, और लास्ट है बर्लिन वॉल। ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो जल्दी से। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरीके से देखना है जैसे आज का वीडियो आपने देखा, और उसके बाद हम ढेर सारे सेशंस लेकर आएंगे आपके लिए ताकि क्लास 12th में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। इसी के साथ साथ आप सीयूईटी में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।